अगले 48 घंटे यानी कार्यकारिणी शुरुआत से हो रही है और उसके बाद 48 घंटे के बाद क्या निकलेगा क्या ये दूर की गोटी है, क्योंकि मंथन के बाद अमृत कहां जाएगा, विष कहां जाएगा, इस दिशा में हर किसी की नजर है। लेकिन आइए जरा समझ लीजिए कि टीम मोदी, टीम अडवाणी, इसका मतलब क्या है। दरअसल टीम मोदी का मतलब बहुत साफ है। राजनाथ साफ खड़े हैं, जेटली साफ खड़े हैं, अमित शाह जो कि खुद नरेंद्र मोदी के बेहद करीब, आज से नहीं 2002 से रहे हैं, स्मृति ईरानी तो लगातार छाए की तरह गोवा में नजर आ रही हैं, रामलाल संगठन के तौर से निकलकर बीजेपी और आरएसएस के बीच पुल का काम करने के लिए भेजे गए, लेकिन अब मोदी के साथ खड़े हैं। यह टीम मोदी का पहला हिस्सा है। इसके बाद जो लोग टीम मोदी में शरीक है उसमें मनोहर पर्रिकर पिछले 48 घंटों से लगातार गुणगान कर रहे हैं मोदी का और कह रहे हैं तय तो हो ही जाना चाहिए। नितिन गडकरी बेहद करीब राजनाथ के, और राजनाथ मोदी के, तो जाहिर है यह तिकड़ी कहीं ना कहीं साथ खड़ी है। राजीव रूडी अमित शाह के साथ दिल्ली में कामकाज संभाल रहे हैं, वह भी साथ खड़े हैं। वसुंधरा राजे यह भी टीम मोदी के साथ खड़ी है। मतलब बहुत साफ है, टीम मोदी के खिलाड़ी इस बात को समझ रहे हैं कि दरअसल अगर सभी मिल जाएं और एक साथ नजर आने जाएं तो लगेगा वाकई टीम मोदी तैयार है और हर किसी को झुकना पड़ेगा। लेकिन यह सवाल इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ टीम अडवाणी भी खड़ी है और उसमें सुषमा स्वराज लोकसभा में है, देखिए वो साथ खड़ी है। वेंकैया नायडू पुराने अध्यक्ष हैं, आंध्र से आते हैं, वह भी साथ खड़े हैं। जसवंत सिंह, इनकी तो तबियत बिगड़ गई जैसे अडवाणी की बात निकल कर आई, नहीं जा रहे हैं। यशवंत सिन्हा खुले तौर पर 2 महीने पहले इन्होंने खुलकर कहा अडवाणी के साथ, उससे 2 महीने पहले चाहे वो मोदी के साथ थे। लेकिन इन 4 की तस्वीर पे ना जाइए, बात आगे बढ़ रही है। टीम अडवाणी कहीं ज्यादा संख्या में खुलकर सामने आ रही है। शिवराज, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शत्रुघ्न सिन्हा, यह भी नहीं पहुंचे गोवा। अनंत कुमार यह भी साथ खड़े हैं, संसदीय बोर्ड में भी हैं। उमा भारती, इन्होंने भी कहा मैं भी नहीं जाऊंगी गोवा, क्योंकि वजह बहुत साफ है, अडवाणी की वजह से वापसी हुई, तो अब अडवाणी का साथ कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें वरुण गांधी भी बड़े महत्वपूर्ण है। वरुण गांधी से पूछ कर देखिए मोदी का नाम, कहेंगे मोदी कौन। आदित्यनाथ भी खुलकर आ गए हैं। तो यहां पर 10 तस्वीरें एक साथ टीम अडवाणी के साथ जुड़ती है और यह टीम कितनी मजबूत लगती है यह भी एक साथ जरा समझ कर देख लीजिए। यह टीम अडवाणी है, यानी अगर बीजेपी एक परिवार के तौर पर, संघ परिवार से निकले हुए राजनीतिक दल के तौर पर देखिए तो बड़ा अजीबोगरीब लग सकता है। एक तरफ टीम अडवाणी, एक तरफ टीम मोदी, और यह है 2 टीम का नजरिया। अगर ये 2 टीम इस रूप में एक साथ खड़ी है तो क्या यह माना जाए अगले 48 घंटे चिल्लम पौ इसी पर होनी है? जी नहीं, चिल्लम पौ चाहे हो, लेकिन तय तो कुछ और होगा। तय क्या होगा? तय संसदीय बोर्ड में होगा, और संसदीय बोर्ड का मतलब यह है कि दरअसल इसमें से अगर कोई फैसला नहीं निकलता है तब हम इसे हटाते हैं, और यह एक स्थिति नई बनती है। इस नई स्थिति का मतलब बहुत साफ है। संसदीय बोर्ड में 12 सदस्य में एक अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी तबीयत इस वक्त नासाज है, लेकिन वह चूंकि बीजेपी की पहचान है, चेहरा है, और आज के नहीं जनसंघ के दौर से या कहें उस दौर से जिस समय आरएसएस के भीतर प्रचारक राजनीतिक तौर पर निकल कर आता था। आइए हम आपको एक ऐसे मैदान में लिए चल रहे हैं जहां की पिच गीली भी है। शायद गोवा में बरसात हो रही है, लेकिन एक क्रिकेट मैदान की तर्ज पे ये सब कुछ, जी ये एक पिच में अगर तब्दील कर दीजिए तो इस पिच का मतलब क्या है? इस पिच का मतलब बहुत साफ है। दरअसल संसदीय बोर्ड में अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़कर 2 टीमें एक साथ है। एक तरफ टीम अडवाणी, एक तरफ टीम मोदी। मोदी की दृष्टि को जरा समझ लीजिए, मोदी का मतलब क्या होता है। संसदीय बोर्ड में खुद नरेंद्र मोदी भी हैं, उसके बाद राजनाथ सिंह उनके बगल में बैठे हुए, पार्टी के अध्यक्ष हैं जाहिर तौर पर, अरुण जेटली जो बड़े करीबी रहे और माना जाता है कि बड़े ही गिमिक के साथ रणनीति बनाते हैं, और नितिन गडकरी पद छोड़ा, राजनाथ को बैठाया, राजनाथ के जरिए मोदी के साथ ये एक तिकड़ी का काम कर रही है। और एक रामलाल आरएसएस से निकले हैं, एक सदस्य रहता है जो कि संसदीय बोर्ड में नुमाइंदगी करता है आरएसएस की। आरएसएस पुराने उम्र के लोगों को विदा चाहता है, नई पीढ़ी को सामने लाना चाहता है। और दूसरी तरफ कौन सी टीम है? दूसरी तरफ लाल कृष्ण आडवाणी की टीम, और इस लाल कृष्ण की आडवाणी की टीम के साथ बड़ा साफ है कि दरअसल सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी नहीं, वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश से आते हैं, पुराने अध्यक्ष रह चुके हैं। मुरली मनोहर जोशी जो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ कभी नजर नहीं आया, लेकिन मोदी का नाम आया नहीं कि देखिए विरोध कर रहे हैं, आपको देखना होगा, साथ खड़े हैं। अनंत कुमार कर्नाटक से आते हैं, कहते हैं अडवाणी ने तमाम रणनीति कर्नाटक को लेकर इन्हीं के कहने पर बनाई, कैसे इधर उधर जाएंगे। और इन सबके बीच सुषमा स्वराज जी लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता, जाहिर है ये कद्दावर 2 टीम संसदीय बोर्ड। ऐसे में एक शख्स और है, वो है थावर चंद गहलोत जी।
ये दरअसल शाहजहांपुर से चुने जाते रहे हैं, चुनाव लड़ते रहे हैं और ये दरअसल इस भूमिका में हमेशा रहे हैं कि पार्टी की सुनी जानी चाहिए, संगठन मजबूत रहना चाहिए। इसीलिए थावरचंद मध्य प्रदेश से जब आते हैं तो इस बात को कहते हुए आते हैं कि संगठन की मजबूती बहुत मायने रखती है और अगर जो पार्टी फैसला कर ले तो फिर पार्टी की ही मानी जाए। इसलिए माना जा रहा है वोटिंग की स्थिति आ जाए, होता नहीं है, लेकिन वोटिंग की स्थिति आ जाएगी तो संसदीय बोर्ड में भी बड़ी क्राइसिस है। एक तरफ अडवाणी, दूसरी, इस बात को राजनाथ सिंह समझ रहे हैं, इस बात को आरएसएस भी समझ रहा है। इसलिए यह सवाल खड़ा हो रहा है कि दरअसल संसदीय बोर्ड की अगर यह स्थिति है तो थर्ड एम्पायर के तौर पे कौन बैठा है? थर्ड एम्पायर के तौर पे आरएसएस यानी संघ परिवार के भीतर से निकली हुई स्थिति है। एक तरफ आरएसएस, मोहन भागवत और सुरेश सोनी खुले तौर पर साथ देते हैं नरेंद्र मोदी का, लेकिन मोहन भागवत और भैयाजी जोशी ये कहते हैं कि दरअसल नरेंद्र मोदी में बहुत ऐंठन है, इनको थोड़ा झुकने आना चाहिए, झुकते नहीं है, इसलिए खुले तौर पर साथ भी नहीं है। और विश्व हिंदू परिषद में से भी दो आवाजें हैं। फिलहाल अध्यक्ष अगर संभाले हुए हैं पद प्रवीण तोगड़िया, सब कुछ है, वो विरोध करते हैं, सीधे तौर पर बोलते नहीं है, संकेत की भाषा। लेकिन दूसरी तरफ अशोक सिंघल उम्र के लिहाज से विश्व हिंदू परिषद से निकल चुके हैं, वह सीख लाल कृष्ण आडवाणी को भी दे रहे हैं। जरा उनकी बात सुन लीजिए। ये एक बड़े सीनियर नेता हैं और उनकी भूमिका जरूर, मेरा ऐसा मानना है, एक सीनियर स्टेट्समैन के जैसा ये होनी ही चाहिए, है भी, और वे सबका मार्गदर्शन करें, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अब देखिए वो डे टू डे पॉलिटिक्स ये उनका काम नहीं है। इस रास्ते से वो निकल चुके हैं। डे टू डे पॉलिटिक्स जो करना है वो लोग करते रहे, इसलिए उनका काम तो एक आशीर्वाद देने का चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं, और नई जनरेशन को काम देना चाहिए। अगर ये बात अशोक सिंघल कह रहे हैं तो आरएसएस के अपने प्लान भी बड़े साफ है। आरएसएस का बहुत साफ तौर पे कहना है कि दरअसल मोदी के पीछे वो जरूर खड़े हैं, लेकिन इन सब स्थितियों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उन्हें समझना होगा कि जो उम्र दराज हैं वो छोड़ दें कुर्सी। आगे बात वो बढ़ाते हैं, वो ये भी कहते हैं कि दरअसल संगठन को नए तरीके से मतना होगा। आरएसएस इस बात को लेकर भी चिंता करती है, नई पीढ़ी को कमान देनी होगी। उसका यह भी कहना है अब कैडर के हिसाब से संगठन को बनाना होगा, लेकिन इन सब के बीच जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, बीजेपी खुद तय करे। आरएसएस के प्लान में बहुत साफ है, नई पीढ़ी आ जाए, नई पीढ़ी में अगर लोकप्रिय मोदी है तो चलेंगे, लेकिन इस तरीके से आडवाणी को साथ खड़े नहीं रहना है, खारिज करना है। अब सवाल है निर्णय क्या आता है, बड़ा मुश्किल है। इन सब स्थितियों में देखते हैं तो हमें लगता है निर्णय क्या आएगा। निर्णय जी, ये एक ऐसी स्थिति है कि निर्णय क्या है आज की तारीख में, अभी की स्थिति में निर्णय पेंडिंग है। पेंडिंग का मतलब बहुत साफ है कि स्थिति अटकी हुई है, ये स्थिति है। अगर ये स्थिति है और पेंडिंग की स्थिति बन रही है, तब सवाल ये है कि बात कहां निकली। हमको लगता है इस पेंडिंग की स्थिति से दोबारा आगे चलते हैं और दोबारा स्थिति में जिस तरीके से चलना शुरू करेंगे उसमें चलिए हम जरा उस तरफ चलते हैं। और ये अब ग्रीन पिच को छोड़ रहे हैं क्योंकि इस दरवाजे के इधर आना होगा, और इस दरवाजे के बाहर जब निकलते हैं तो दोबारा गोवा नजर आता है, वो गोवा जिसको लेकर बार बार बात हो रही है कि हाँ, एक तरफ लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरी तरफ मोदी, और ये टीम अगर अपने तौर पर मजबूती के साथ खड़ी है तो इंतजार कीजिए 48 घंटे गोवा में क्या होने वाला है, सारा नजारा आपके सामने।